तो स्टार्ट करते हैं अपन। बुक का आप पेज निकाल लीजिए। पेज नंबर है आपका 14.12। स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस सर। ओके। सो इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, टीडीएस तक पढ़ लिया था कि टीडीएस के केस में अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अब अपने वो करना था एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट। तो एडवांस टैक्स मैंने बताया था क्या कि किसको देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है। यस सर। किसको देना पड़ता है? अगर टैक्स 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी भी एसएससी का टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज्यादा बन रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको एडवांस टैक्स देना है। एडवांस टैक्स है क्या? आपसे टैक्स का पेमेंट वो प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर लें। वैसे टैक्स का पेमेंट अपन कब करते हैं? जब अपन नेक्स्ट ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं, तब रिटर्न के साथ अपन टैक्स का पेमेंट करते हैं। एडवांस टैक्स में क्या होगा, आपसे वो उसी साल में जिस साल आप इनकम कमा रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपसे टैक्स का पेमेंट ले लेंगे। ठीक है। तो लाइबिलिटी किसकी है? जिसका टैक्स एक्चुअल में 10,000 या 10,000 से ज्यादा बनेगा। ठीक है। अगर आपका, एक मिनट में एडमिट कर लेता हूं इनको। ठीक है। अगर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है तो आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। एडवांस टैक्स कब कब डिपॉजिट करना होता है वो अपन आगे देखेंगे। बट अगर 10,000 से ज्यादा टैक्स का अमाउंट होता है तो आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। लेकिन अगर आपकी एज 60 इयर्स से ज्यादा है और 60 इयर्स के एज के साथ एज से एज ज्यादा होने के साथ साथ आपकी इनकम के अंदर पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, चाहे आपका टैक्स पेएबल 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। आ रही है वाली बात समझ में कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब है? अगर आपका टैक्स पेएबल 10,000 से ज्यादा हो। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी अगर एज मेरी 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है और मेरी इनकम पीजीबीपी से नहीं आ रही। ठीक है। तो ये तो अपना हो गया एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी और कब नहीं आएगी। अब ये बोल रहे हैं कंप्यूटेशन कैसे होगा एडवांस टैक्स का। तो सर कंप्यूटेशन तो होगा एस्टिमेशन के बेसिस पे। क्यों एस्टिमेशन के बेसिस पे क्यों करते हैं सर? एक्चुअल बेसिस पे क्यों नहीं करते? एस्टिमेशन बेसिस पे इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपसे इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स का पैसा ले रहे हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब ये बोल रहे हैं कि आपने कमाना चालू किया 1 अप्रैल 2020 से, मान लीजिए। तो 1 अप्रैल 2020 से आपका फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, आपने अपनी इनकम आनी चालू हुई, तो आप 15 जून तक जो भी आपके पूरे साल का एस्टिमेट है इनकम का, उसका 15% जमा करा दीजिए। ठीक है। जितना भी आपका एस्टिमेटेड इनकम है उस पे जो भी टैक्स बनता है उसका 15% आप हमें 15 जून तक जमा करा दीजिए, 15 सितंबर तक 45% जमा करा दीजिए, 15 दिसंबर तक आप 75% जमा करा दीजिए। तो अगर मेरे को 15 जून को देखना है कि मेरी टैक्स कितना बनेगा, तो मेरे को मेरी इनकम एस्टिमेट करनी पड़ेगी। तो जो मेरे को मेरी इनकम एस्टिमेट करनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंप्यूटेशन एंड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स किस बेसिस पे होगा? जो भी आप अपनी इनकम असेस करोगे, असेसिंग खुद एस्टिमेट करेगा उसके बेसिस पे। अब ये वाले पार्ट मैंने कुछ कुछ काट दिए हैं जो एक्चुअल में किसी भी तरीके से रेलेवेंट नहीं है अपने कोर्स के लिए। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ए पॉइंट के अंदर तो यही बोल रहे हैं कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एस्टिमेशन जो भी इनकम एस्टिमेट होगी उसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा और एडवांस टैक्स जमा होगा। फिर ये बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्रॉम एओ, अगर एओ कोई ऑर्डर देगा तो उसके बेसिस पे एडवांस टैक्स हो जाएगा। तो एओ जनरली ऑर्डर देता नहीं है। एओ कब ऑर्डर देगा? कि एओ को लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम थी आपकी बहुत ज्यादा जिस पे टैक्स बनता था, बट इस साल आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, तो एओ चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है कि आप अपना एडवांस टैक्स जमा कराओ। अगर ये ऑर्डर पास कर देता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स जमा करा देंगे। बस इतना सा लिखा हुआ है ये।
और ये ऐसा बोलना चाह रहा है थर्ड पॉइंट कि अगर आपने तो कुछ और एडवांस टैक्स जमा कराया, ऑर्डर एओ ने कुछ और दिया, तो आप उसको उस अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे एडवांस टैक्स को। बताइए भावना। सर तो इसके अकॉर्डिंग तो मतलब जैसे 10,000 से ज्यादा टैक्स हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो मोस्टली सबको ही एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता होगा। मोस्टली सबको तो नहीं, हाँ मतलब जो भी अच्छे एसएससी हैं जिनका भी टैक्स बनता है उनको सबको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप आईटीआर का फिगर्स देखोगे या स्टैट्स देखोगे तो मोर देन 95% लोग जो आईटीआर फाइल करते हैं वो बिलो 5 लाख फाइल करते हैं, तो उनका टैक्स बनता ही नहीं है। तो मोर देन 95% लोगों को एडवांस टैक्स जमा नहीं कराना पड़ता। ओके। बाकी अगर 10,000 से ज्यादा आपका बनता है तो आपको कराना है, बट ये कराना इसलिए जरूरी नहीं समझते कई लोग। जैसे मेरे पास भी जो भी क्लाइंट है तो उसमें से 80% लोग एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? सोचते हैं इंटरेस्ट ही तो देना है, या उनको एक्चुअल में प्रोविजन का पूरी तरीके से आइडिया भी नहीं होता, या वो एक्चुअल में जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाए पेमेंट की तब तक वो पेमेंट नहीं करना चाहते। इस पे कोई भी लेट फीस या पेनल्टी का चार्ज नहीं है, इस पे खाली इंटरेस्ट का चार्ज लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए भी लोग इसको जमा नहीं कराते कि चलो ठीक है हमने जमा नहीं कराया तो क्या होगा, सरकार हमसे ब्याज ले लेगी तो ब्याज दे देंगे। तो इसलिए भी लोग इसको जमा नहीं कराते। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो ये आप एग्जाम में बिल्कुल भी 18th पॉइंट आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली इतना सा पढ़ लेना, कंप्यूटेशन किस बेसिस पे होता है, एस्टिमेशन के बेसिस पे होता है। एडवांस टैक्स किस पे लगेगा? जिसकी इनकम 10,000 से, जिसका टैक्स 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा। अगर मेरी एज 60 ईयर से ज्यादा होगी तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, प्रोवाइडेड मेरी पीजीबीपी की इनकम नहीं हो। एस्टिमेशन एडवांस टैक्स का मैं जो इनकम असेस करूंगा उसके बेसिस पे होगा। अब मेरे को डिफॉल्ट असेसिन डिफॉल्ट कब कहा जाएगा? जब जो भी मैंने एडवांस टैक्स एस्टिमेट किया है वो मैंने जमा नहीं कराया, या फिर एओ ने कोई ऑर्डर पास किया उसके अकॉर्डिंग भी मैंने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, तो मेरे को असेसिन डिफॉल्ट कहा जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके। मैंने यहाँ पे जहाँ पे आरओ लिख रखा है वहां पे रीड ओनली है, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है वो आपको एक्चुअल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और ये आरओ मतलब रीड ओनली। बताइए भावना। यस सर। नहीं ये आ गया, ये तो पहले का ही है। ओके, कोई डाउट अभी तक किसी को? कोई बता सकते हैं रीड रेज ऑफ हैंड से, किसी को भी डाउट हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आ रही है इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की और उसकी ड्यू डेट्स की, कि इंस्टॉलमेंट किस किस तरीके से देनी है और कितनी कितनी कितने पैसे आपको टैक्स का जितना भी बनता है उसमें से कितना पैसा हम कब तक जमा करा दें। तो 4 इंस्टॉलमेंट बोली सर इन्होंने, 4 क्वार्टर होते हैं अपने, उसी तरीके से इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट बोली, लेकिन क्वार्टर खत्म होने से पहले ही इनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है। इंस्टॉलमेंट कब ड्यू हो जाती है इनकी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है 15 जून, सेकंड 15 सितंबर, थर्ड 15 दिसंबर और फोर्थ 15 मार्च। मतलब ये चाहते हैं कि पूरा पैसा जो भी हमारी टैक्स बनेगा, जो भी हमारी कमाई पे जो भी टैक्स बनेगा वो इनको 15 मार्च तक पूरा का पूरा पैसा मिल जाए टैक्स का। सर अब कितना कितना जमा कराना होता है? 15 जून तक सर 15%, 15 सितंबर तक आपको 45, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100%। सर किसका? ये 15%, 45%, 75%, 100% तो समझ में आ गया, बट ये किसका? जो भी एडवांस टैक्स आपका बनेगा, जो भी आपका एडवांस टैक्स बनेगा, एडवांस टैक्स क्या कितना होगा? एडवांस टैक्स आपका होगा जो भी आपकी इनकम है उस पे जो टैक्स बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू एडवांस टैक्स। उसका 15% आपको 15 जून तक जमा कराना है, 45% आपको 15 सितंबर तक जमा कराना है और 75% आपको 15 दिसंबर तक जमा कराना है। अब मान लीजिए आपने 15% की जगह गलत एस्टिमेट करके, मतलब आप 15 जून को बैठे, 15 जून को आपको ऐसे लगा मैंने पिछले साल 1 करोड़ रुपए कमाए थे। 1 मिनट सौरभ, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दो फिर बताता हूँ। 15 जून को आपको लगा कि आपने पिछले साल 1 करोड़ रुपए कमाए थे, तो मैं इस साल भी 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो मेरा अराउंड 30 लाख का टैक्स बनेगा। तो आपने 30 लाख का 15% 4.5 लाख रुपए 15 जून तक जमा करा दिए। लेकिन क्या हुआ? फिर कोविड लग गया। कोविड लग गया तो आपको अब क्या लगा 15 सितंबर को कि मैं तो अब की बार 1 करोड़ रुपए के 50 लाख ही कमाऊंगा। तो 50 लाख कमाऊंगा तो उसका टैक्स मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 15 लाख बनता है, तो 15 लाख का 45% कितना होता है?
अराउंड हो गया आपका 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख माइनस जो आप ऑलरेडी करा चुके, चाहे आपने उस कैलकुलेशन में कितना भी लिया था, उस टाइम आपने अपना इनकम कितनी भी अज्यूम करी थी, अगर उस टाइम आपने उसकी इनकम अपनी इनकम 1 करोड़ अज्यूम करी थी, तो भी आज की डेट मतलब 15 सितंबर को जब आप एडवांस टैक्स जमा करा रहे हो सेकंड इंस्टॉलमेंट, तब आपका नया एस्टिमेशन आपको लगाना है। एस्टिमेशन लगाने के बाद जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसका 45% वहां तक जमा हो जाना चाहिए। इसी तरीके से 75 और 100%। लास्ट को मान लो 15 मार्च तक जाते जाते आपको पता लगता है कि मेरी इनकम तो भैया 10 लाख रुपए ही होगी, तो 1,12,500 भी आपने जमा करा दिया तो अच्छी बात है। नहीं कराया या एक्स्ट्रा करा दिया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, नहीं कराया तो आप पूरा जमा करा दो। हाँ बोलिए सौरभ। सर ये डेट्स क्वार्टरली है क्या? नहीं, ये डेट्स मतलब वैसे तो डेट्स का जो पीरियड देखोगे आप वो 3 मंथ्स ही है, 15 जून के बाद सितंबर, दिसंबर और मार्च। बट ये ड्यू डेट क्वार्टर के बेसिस पे नहीं है। ये ड्यू डेट तो खाली इतनी है कि आपको पूरे साल का जो भी टैक्स है आपके हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से जो भी बनता है, उसमें से आप 15% आप हमें 15 जून तक जमा करा दो, 45% 15 सितंबर, 75% 15 दिसंबर, ऐसे। ओके सर। सर हाँ बाबू। सर जो ये 15 मार्च है इस पे भी हम एस्टिमेटेड टैक्स ही देंगे? 15 मार्च पे भी आप एस्टिमेटेड ही दोगे, क्योंकि अभी तो पहली फर्स्ट थिंग तो 15 दिन बाकी हैं। दूसरी चीज, अगर हाँ। आप मतलब आपको कोशिश तो ये करनी है कि आपको बेस्ट एस्टिमेट लगाते हुए जो भी आपका बेस्ट, अगर आपको एक्चुअल पता लग रहा है तो आप एक्चुअल करा दो, एक्चुअल नहीं पता लग रहा तो आपको एस्टिमेट कराना ही पड़ेगा। तो कोशिश तो यही रखनी है कि आपका बेस्ट जो भी आप 15 मार्च तक तो आपको 95% आपका समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या इनकम बनने वाली है पूरे साल में, तो आप लगा दीजिए उस हिसाब से। अगर मान लीजिए 15 मार्च तक भी आपको पता नहीं लगता तो जो भी आपका एस्टिमेट है उसके हिसाब से आप करा दीजिए। अगर डिफरेंस होगा, मान लीजिए आपको लगता है मेरा एडवांस टैक्स बनेगा 10 लाख रुपए, आपने जमा करा दिया 10 लाख रुपए, फिर रिटर्न फाइल करते वक्त ऑडिट वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में आया कि मेरा टैक्स तो बन रहा है 15 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। बोलिए और सौरभ। अगर हमने ज्यादा दे दिया तो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा? ज्यादा दे दिया तो आपको रिफंड मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा रिटर्न फाइल करने की डेट से, जब तक रिफंड मिलेगा तब तक। मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए अच्छा। जमा करा दिया, आपका बनता था 70 लाख, तो 30 लाख रुपए का आपको जो रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। लेकिन आपने रिटर्न मान लीजिए 15 जुलाई को फाइल करी और आपको रिफंड देते देते गवर्नमेंट ने लगा दिए 2 महीने, तो उस 2 महीने का जिस दिन से रिटर्न फाइल करी और जब तक आपको पेमेंट मिला, उस 2 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। हाँ सौरभ, कोई डाउट? नहीं सर। सान्या, नितिन? नो सर। नहीं सर। अरे नितिन क्या आप, मुझे तो लगा आप होंगे ही नहीं, चालू करके छोड़ दिया होगा आपने। नहीं सर, बैठा हूँ। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से, तो वो आप देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। और ये एडवांस टैक्स की जो रेट्स और डेट्स हैं वो किन एसएससीज के लिए हैं? सारे एसएससी एक्सेप्ट दोज एसएससीज हु आर ऑप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अपन ने 2 सेक्शन के अंदर पढ़ा था, 3 सेक्शन के अंदर पढ़ा था एक्चुअल में, बट यहाँ पे 2 सेक्शन की बात कर रहे हैं, 44 एडी और एडी ए। एडी में था अपना बिजनेस वाला जो 8% या 6% टर्नओवर का देते हैं, तो आपका वो प्रिजम्पटिव में कवर हो जाते हैं। और 44 एडीए के अंदर जो भी आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है उसका 50%, मतलब ये प्रोफेशन का केस है एडीए और एडी बिजनेस का केस है। और एक और अपन ने पढ़ा था 44 ए जो कि ट्रक वालों के लिए था या ट्रांसपोर्टर्स के लिए था, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हो बिजनेस के केस में या प्रोफेशन के केस में, तब आपके ऊपर ये वाली डेट्स और ये वाली टाइम नहीं लगेगा, बट नीचे वाला लगेगा। वो क्या कहता है कि assessee who declares profits and gains in accordance with this, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, तो उनको पूरा का पूरा अपना जो एडवांस टैक्स है वो जमा कराना है 15 मार्च तक। आ गया क्या समझ में?
यस सर। चलें आगे चलें। ठीक है, however any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall be treated as advance tax paid during the year। अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ड्यू डेट तो हमने रखी है 15 मार्च, फिर भी आप 31 मार्च तक अगर कोई पेमेंट कर दोगे तो हम ये मानेंगे कि आपने एडवांस टैक्स ही पेमेंट किया है। अगर आप 31 मार्च तक भी कोई पेमेंट कर दोगे तो हम ये मानेंगे कि आपने वो पेमेंट एडवांस टैक्स का किया है, उसको हम एडवांस टैक्स कंसिडर करेंगे। हालांकि उस पर हम इंटरेस्ट तो चार्ज कर लेंगे। मान लो 15 मार्च तक आपको करना था 100%, आपने 31 मार्च तक किया, तो जो भी डिफरेंशियल होगा उस पर हम 15 दिन का इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेंगे, बट उसको एडवांस टैक्स कंसिडर कर लेंगे। अगर 1 अप्रैल के बाद आपने कोई पेमेंट किया तो हम उसको एडवांस टैक्स कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंसिडर करेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या हुआ? जो आप एक्चुअल में असेसमेंट के टाइम पे कर रहे हो, ना कि एडवांस में पे कर रहे हो। जो आप प्रीवियस ईयर में जमा करा दोगे उसको ही हम एडवांस टैक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम, ये अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअल में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बन सकते या इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है, ये जस्ट चैप्टर में है या कोर्स में है तो अपने को पढ़ना पड़ रहा है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस ऑफ डिमांड। अगर एओ ने, अपन ने पढ़ा था एओ भी बोल सकता है कि एडवांस टैक्स जमा कराओ। अगर एओ ने बोला एडवांस टैक्स जमा कराओ, इतना जमा कराओ, तो अगर अपन ने जमा नहीं कराया, कितने दिन में जमा नहीं कराया, 30 डेज में, तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एओ ने कोई डिमांड करी है एडवांस टैक्स की और अपने को नोटिस दिया है, तो जिस दिन हमें नोटिस मिल जाएगा, 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, तो जिस दिन हमें नोटिस मिल जाएगा उसके अगर 30 दिन के अंदर हम एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते तो हमें 1% ब्याज देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिस दिया 3 अगस्त को, तो आपको जमा कराना है 2 सितंबर तक। 2 सितंबर तक अगर आपने जमा नहीं कराया तो आप पे 1% सिंपल इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा 2 सितंबर के बाद। अब अगर आप 5 सितंबर को जमा कराओगे तो 1% लगेगा, 30 सितंबर को जमा कराओगे तो भी 1% लगेगा, 1 अक्टूबर तक भी जमा कराओगे तो भी 1% लगेगा, 2 अक्टूबर से 2% लगने लग जाएगा। ठीक है, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं चैप्टर के अंदर जो वो पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर भी अपन को ध्यान हो गया कि अगर ईओ मांगेगा तो हमको 30 दिन के अंदर देना है नोटिस पीरियड के, अगर नहीं देंगे तो 1% हमको ब्याज देना पड़ेगा। और ये पीरियड चाहे तो वो रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, फिर इनका एक ही अमेंडमेंट, अच्छा फिर उसके बाद भी ये चीजें हैं, सर्कमस्टेंसेज इन विच इंटरेस्ट कैन बी वेव्ड। कब इंटरेस्ट वेव हो सकता है? जब एक्चुअल में पेमेंट से असेसी को हार्डशिप हो रही हो, वो सब तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता। ये 12 मंथ्स भी नहीं पूछ सकता। फिर भी आप ध्यान रखना चाहो तो अगर एसएससी ने एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे सर आप वेव कर दीजिए एडवांस टैक्स देने से या ये वाला इंटरेस्ट देने से, मतलब मैं, आपने ऑर्डर दिया था मैं 1 महीने में आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मुझ पे इंटरेस्ट मत लगाइए। अगर एसएससी ने ऐसी एप्लीकेशन दी है तो 12 महीने के अंदर ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस कतई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फेसलेस कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। अमेंडमेंट तो है लेकिन 100% क्वेश्चन नहीं आ सकता। फेसलेस कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो एक स्कीम बना सकती है जिससे वो सारे काम जो भी टीडीएस वाले चैप्टर के अंदर होते हैं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया लोअर डिडक्शन का, या कहीं पे किसी को असेसियन डिफॉल्ट मानना है, या किसी को ऑर्डर देना है, या किसी को नोटिस देना है, तो वो सारे के सारे काम वो फेसलेस कर सकती है। फेसलेस का मतलब, अभी तक तो क्या होता था इनकम टैक्स में, नोटिस मेरे पास आता था, नोटिस आता था जनरली किससे? जो भी मेरा जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है। जैसे फॉर एग्जांपल मालवीय नगर है, तो मालवीय नगर का एरिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। अब उनको मान लो इंडिया में 20 करोड़ टैक्स पेयर है तो 120 करोड़ की जनता, लेकिन उसमें से 20 करोड़ ही लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो 20 करोड़ टैक्स पेयर है तो उनको एक जना तो संभाल नहीं सकता, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
एरिया वाइज डिपार्टमेंट्स बना दिए, एरिया वाइज सर्कल वाइज जोन बांट दिए एरिया के अकॉर्डिंग कि मालवीय नगर वाला एरिया आपका वार्ड 1-4 हो गया, ठीक है, उसको नाम दे दिया वार्ड 1 ब्रैकेट में 4। मालवीय नगर, टोंक रोड, ये पूरा वार्ड 1 हो गया, उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मालवीय नगर, गिरधर मार्ग 1-4, WTP वाला एरिया 1-2, फिर GT वाला एरिया 1-3, इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो पहले मेरे पास जब भी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी नोटिस, कोई भी ऑर्डर आता था तो मेरे पास आता था मेरे जुरिसडिक्शनल ऑफिसर से। मतलब अगर मैं मालवीय नगर में हूँ तो मेरा अगर सर्कल या जोन या वार्ड जो भी है 1-4 है तो मेरे पास नोटिस आता था वार्ड 1-4 से, उसका ऑफिसर का नाम आता था XYZ या रमेश या महेश या सुरेश, जो भी होते थे उनका नाम आता था कि उन्होंने आपको नोटिस दिया है। तो उससे होता क्या था, मेरे को पता लगता था, मैं जाता था डिपार्टमेंट, मैं उनको बोलता था सर देखो आपने मेरे को ऑर्डर दे दिया इतने की, मेरी 10 लाख रुपए का टैक्स की डिमांड निकाल दी, तो इसको आप कम करो। तो बोलता था नहीं सर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। फिर मैं बोलता था सर देख लो कुछ लेने की हो जाए, तो बोलता था चलो ठीक है हो जाएगी। उसने 50,000 रुपए लिए और हो जाता था। तो इससे क्या बढ़ रहा था करप्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फेसलेस असेसमेंट लाने की कोशिश करी है कि सारी चीजें फेसलेस हो जाए। अब क्या होता है, अब मेरे पास कोई भी नोटिस, कोई भी क्वेरी आती है तो उसके अंदर मेरे को नाम नहीं लिखा हुआ आता कि ये किस ऑफिसर ने इशू किया है, वहां पे खाली आता है नेशनल फेसलेस सेंटर कि भैया ये नेशनल फेसलेस सेंटर ने किया, असेसमेंट सेंटर ने किया है आपको ऑर्डर वगैरह जो भी है। तो इस स्कीम के तहत ही गवर्नमेंट ने ये वाला सेक्शन डाला है कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई एक स्कीम बना सकती है जिससे वो फेसलेस असेसमेंट कर सके। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है कोई क्वेश्चन आ जाए इससे। जस्ट आपको बेसिक क्लियर कर दिया फेसलेस असेसमेंट क्या है, जहाँ पे पता नहीं लगेगा कि कौन आपसे डिमांड कर रहा है या कौन आपको नोटिस भेज रहा है, ताकि करप्शन नहीं हो। हाँ सर बोलिए। सर ये 23rd पार्ट पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है ना? 23rd वाला बिल्कुल पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1% भी चांस नहीं है इधर से पूछा था। बस ऊपर ठीक है। ठीक है, हाँ अब आ जाए पॉइंट नंबर 24 पे। अब बात कर रहे हैं इंटरेस्ट कितना लगेगा। अब इंटरेस्ट किसका, एक तो एडवांस टैक्स का, ठीक है। एडवांस टैक्स का कैसे कि सर मेरे को 15 जून तक 15% जमा कराना था। मैंने सोचा कि मेरी इनकम होगी 10 लाख, उसके हिसाब से मेरा 1 लाख का टैक्स बनेगा मान लेते हैं, उस पर 15,000 मुझे टैक्स जमा कराना था। मैंने 10,000 ही जमा कराया था, तो क्या मेरे ऊपर 5,000 रुपए का 5,000 रुपए के टैक्स पे इंटरेस्ट लगेगा? सर बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा। तो एक इंटरेस्ट तो हो गया वो जो एडवांस टैक्स मैंने कम जमा कराया उस पे इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट हो गया सर कि मेरी रिटर्न जानी थी कब, मेरी रिटर्न जानी थी 31 जुलाई को। ड्यू डेट कब थी? 31 जुलाई। असेसी की, इंडिविजुअल की जिसकी ऑडिट नहीं होती उसकी डेट होती है 31 जुलाई जनरली। वो गवर्नमेंट बढ़ा के एक्सटेंड करती रहती है, वो बात अलग है। जैसे अभी उन्होंने कर रखी है 30 सितंबर। तो जो भी मेरी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक अगर मैंने ITR फाइल नहीं करी तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना है? सर जितना भी टैक्स है उसका 1%। कब से कब तक? इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट थी आपकी ITR फाइल करने की वो से लेकर जब तक आपने फाइल करी है वहां तक का, या फिर असेसमेंट की डेट। मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दी तो वेल एंड गुड, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या डिपार्टमेंट आपसे टैक्स ही नहीं लेगा? मतलब मान लो मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, मेरा टैक्स बनता है 30 लाख रुपए। गवर्नमेंट को पता है, कैसे पता है? लोग मेरा TDS भी काट रहे हैं या मैं TCS भी काट रहे हैं, ठीक है, मेरे को कमीशन मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है, उस पर लोग मेरा TDS डिडक्ट कर रहे हैं, फिर भी मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो क्या गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेगा ही नहीं? तो अगर मैं रिटर्न फाइल कर देता हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो मेरी असेसमेंट कर सकता है गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे, या मेरे को नोटिस देके कि भैया आप आ जाओ कागज सबमिट कर दो, कागज सबमिट नहीं करोगे तो हम अपने बेसिस पे असेसमेंट कर देंगे। तो जो भी गवर्नमेंट असेसमेंट फाइनल करेगा उस डेट तक का इंटरेस्ट, या फिर जब आपने फाइल कर दिया उस डेट तक का इंटरेस्ट। बताइए भावना और सौरभ दोनों बताइए एक एक करके। सर ये जो आपने एडवांस टैक्स वाले पे इंटरेस्ट बताया था, तो उसमें जो अपन ने एस्टिमेट किया है
उससे भी कम जमा कराया है ऐसा, हाँ या एस्टिमेट ही कम किया है? नहीं, एस्टिमेटेड नहीं है। ऐसे तो आप बोल दोगे कि मैंने एस्टिमेट ही कम करा है, मतलब मैंने तो एस्टिमेट हाँ ही 5 लाख किया था, मेरा 5 लाख टैक्स बनेगा, एक्चुअल में आपका 10 लाख बन रहा है। वो बोल रहे हैं जो भी आपने एस्टिमेट किया, जो भी आपने जमा करा दिया, आपने एस्टिमेट किया था कि मेरा 15,000 बनेगा, आपने 15,000 जमा करा दिया, ठीक है, लेकिन हाँ एक्चुअल जो भी आपकी फाइनल इनकम जो निकल के आई उस पे 25,000 का टैक्स बन रहा था, तो जो डिफरेंशियल था 10,000, उस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। वो अपन आगे पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स वाला इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न ही लेट फाइल करी तो, या रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो क्या होगा, ठीक है। सर, एक बार इसको थोड़ा सा बता दो ना, रिटर्न फाइल वाले को थोड़ा सा बता दो ऊपर से। हाँ, बता देता हूँ। रिटर्न जैसे फाइल करने की डेट है आपकी 31 जुलाई, ठीक है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी टाइम तक, मतलब रिटर्न फाइल करने की डेट इज इक्वल्स टू पेमेंट की डेट, मतलब मान लो अगर मेरा एडवांस टैक्स नहीं बनता, मेरा टैक्स तो 10,000 के नीचे ही बनता है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा 5,000 का टैक्स बनता है, तो क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं? तब भी सर मेरे को जो भी मेरी ड्यू डेट है वहां तक तो मेरे को इंटरेस्ट जमा कराना ही कराना है, वहां तक तो मेरे को टैक्स जमा कराना ही कराना है। अगर वहां तक भी मैं टैक्स जमा नहीं कराता तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी का टैक्स ज्यादा बनता है, किसी का टैक्स 50,000 बनता है, तो सर उसको एडवांस टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एडवांस टैक्स कितना लगेगा, पूरा का पूरा उसको 50,000 जमा कराना था, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा वो अपन आगे देखेंगे, कि उसने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब बात किसकी कर रहे हैं कि भैया आपका जो भी टैक्स बनता था, 50,000 टैक्स बनता था, मान लो कि आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन ही नहीं लगते थे, या एडवांस टैक्स के प्रोविजन कभी थे ही नहीं लॉ के अंदर, तो भी आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जो भी आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है वहां तक तो आप टैक्स जमा कराते, आपने एडवांस टैक्स नहीं कराया, चलो छोड़ो, एडवांस टैक्स वाले प्रोविजन को एक बार साइड रखते हैं। जो आपको बता दिया कि 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है ITR की, तब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो हम जो आप हमें जब भी असेसमेंट करेंगे, आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तब तक का ब्याज तो दोगे, तो ये वो वाले ब्याज की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट, जिस भी दिन ITR की ड्यू डेट थी, टू जिस भी दिन आपने ITR फाइल कर दी, ITR फाइलिंग डेट। अगर आपने ITR फाइल नहीं करी तो क्या होगा, डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर देगा। तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट करे 2 साल बाद। आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करनी थी 31 जुलाई तक, आपका टैक्स बन रहा था 8,000 रुपए, आपने नहीं करी रिटर्न फाइल, आपको लगा ही नहीं कि मेरा टैक्स बनता है। गवर्नमेंट ने 3 साल बाद आपका असेसमेंट किया, 3 साल बाद असेसमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को पता लगा कि आपका 8,000 टैक्स बनता है, गवर्नमेंट ने आपसे 8,000 टैक्स मांगा, तो वो 3 साल का आपसे ब्याज लेंगे, कौन सी डेट से, 31 जुलाई टू जिस भी दिन वो असेस करेंगे आपकी इनकम वहां तक का। फिर भैया असेसमेंट तो कर दिया उन्होंने, अब फिर भी आपने जमा नहीं कराया, तो उसका ब्याज सर अलग लगेगा। ये वाले ब्याज तो कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं, जिस भी दिन ड्यू डेट थी उस दिन से लेकर जिस भी दिन आपने रिटर्न फाइल करी वहां तक, या असेसमेंट हुआ वहां तक। आगे क्या समझ में? बोलो बोलो, यस सर, आ गया। भावना बताओ। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर। नितिन सो तो नहीं गए ना? नहीं सर, आ गया। चलिए, अब बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन रीअसेसमेंट। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि भैया आपने आपने रिटर्न अपनी फाइल कर दी, ठीक है, या तो आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या हुआ कि आपने तो रिटर्न फाइल करके बोला कि मेरा 20,000 टैक्स बनता है, आपने 20,000 टैक्स जमा करा दिया। फिर गवर्नमेंट ने आपका रीअसेसमेंट किया, उसको लगा कि नहीं आपका 20,000 नहीं बनता, 50,000 बनता है, तो जिस भी दिन उसने रीअसेसमेंट किया, तो और जब आपने अपनी इनकम जमा कराई थी, अपना टैक्स जमा कराया था, वहां से जब तक रीअसेसमेंट किया वहां तक का ब्याज भी लेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ कि भैया आपने तो अपनी इनकम मान ली XYZ, उस पर टैक्स बन गया आपका 50,000, 50,000 का आपने टैक्स जमा करा दिया, आपने अपने हिसाब से सही जमा करा दिया, कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आई अभी तक।
फिर गवर्नमेंट ने आपका असेसमेंट किया, गवर्नमेंट ने असेसमेंट करके बताया नहीं आपकी 50,000 नहीं, आपकी इनकम है 2 लाख रुपए, वो टैक्स है 2 लाख रुपए का। तो आपने जो 1.5 लाख रुपए कम जमा कराया उस पे भी तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। नहीं तो हर कोई क्या करेगा, एक बार कम ITR फाइल कर देगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है आपने जो ITR टैक्स छुपाया या चुराया वो तो हम आपसे रिकवर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो हमको लेट पैसा मिल रहा है उसका ब्याज भी लेंगे आपसे। ठीक है क्या? आया कि ये समझ में, ये कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं? यस सर। सर पर है ना, अपन ढंग से एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं? हमेशा एस्टिमेट तो गड़बड़ हो ही सकता है ना। हाँ तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने आगे जो एडवांस टैक्स में दिया हुआ है ना, वो एडवांस टैक्स में हाँ। इंटरेस्ट आपसे तभी चार्ज करेंगे जब आपका 90% से ज्यादा होगा। ये रहा एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में जब अपन आगे पढ़ेंगे तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने एस्टिमेट लगा लिया, चलो ठीक है, आपने बोला कि मेरा 1 करोड़ टैक्स बनेगा, मतलब गलती से 10% तक की गड़बड़ हो सकती है। हाँ एडवांस टैक्स में। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि मान लो आप बोलोगे कि सर मेरी तो 10% की, मेरी तो 15% भी हो सकती है गड़बड़। मान गए आपकी गड़बड़ 15% भी हो सकती है, तो 15% गड़बड़ हुई तो हुआ क्या एक्चुअल में? मेरा पैसा आपके पास पड़ा था, मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरा पैसा आपके पास पड़ा था, तो अगर मेरा पैसा आपके पास पड़ा था तो उसमें मुझे ब्याज तो दोगे आप। चाहे गड़बड़ आप ये बोलो कि सर मैं तो एस्टिमेट कर ही नहीं सकती थी, मेरा एस्टिमेशन तो एकदम सही था, बाद में मेरी गलती से मेरे पास कोई कस्टमर आ गया, फॉरेन क्लाइंट आ गया, वो मेरे से 50 लाख रुपए का सामान 1 करोड़ रुपए का लेके चला गया 31 मार्च को, तो मैं क्या करूं? मेरा 50 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया। तो मैडम कोई बात नहीं, बढ़ गया तो बढ़ गया, आपका एक तरीके से जो भी प्रोविजन के हिसाब से मेरा आपको पूरा टैक्स देना था 15 मार्च तक, नहीं दिया तो उसका ब्याज आप मुझे दे दो। वो ये कहना चाह रहे हैं, हम आप पे कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट तो आपको दे ही नहीं रहे ना, इम्प्रिजनमेंट तो कर ही नहीं रहे, कहीं जेल में तो डाल ही नहीं रहे, आपसे ब्याज ही यस मांग रहे सर। हैं, जो हमारा पैसा आपके पास पड़ा था उसका ब्याज दे दो। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा इंटरेस्ट है? जब आपने नोटिस आया, नोटिस पे रिटर्न आपने लेट फाइल करी तो। ठीक है, नोटिस आया where the return of the income for the assessment required by SSG issued after completion of is furnished after the expiry of the time allowed। ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? वो वाला जो इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा था वो तो आगे आएगा, अभी ये वो वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और उन्होंने आपको बोला कि भैया रिटर्न फाइल कर दो, फिर आपने रिटर्न उन्होंने टाइम दिया आपको 30 डेज का, तब भी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो जिस भी दिन वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद जब तक आप रिटर्न फाइल करोगे तब तक का आपको इंटरेस्ट देना है। या एक तो हो गया केस आपने रिटर्न फाइल कर दी और वो आपसे दोबारा रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, या फिर आपने रिटर्न फाइल करी नहीं और वो नोटिस देके आपसे रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। दोनों केसेस में जब असेसिंग ऑफिसर के केस कहने पे आपको बोला गया है नोटिस के अंदर कि आप इतने इतने टाइम के अंदर रिटर्न फाइल कर दो, बट उतने टाइम के अंदर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो जब भी वो टाइम एक्सपायर हो जाता है उसके बाद जब तक आप रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम तक का 1%, या तो आप रिटर्न फाइल कर दोगे और नहीं फाइल करोगे तो क्या होगा, वो खुद असेसमेंट करेंगे, तो जिस दिन तक वो असेसमेंट करेंगे उस दिन तक। मतलब इसके अंदर भी ये बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट है बी के अंदर मैंने आगे लिखा हुआ है नोटिस रिटर्न लेट फाइल, मतलब नोटिस मांगा है, नोटिस के अंदर रिटर्न मांगी है, वो भी आपने लेट फाइल करी, तो उसमें कब से कब तक इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट फ्रॉम ड्यू डेट। कौन सी ड्यू डेट?